दोस्तों, मैं हूं आरती, फिर से हाजिर हूं। तो आज हम डिस्कस करेंगे आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है करंट अफेयर्स। तो डेली करंट अफेयर्स क्लास आपको पता है संस्कृति के एसएससी के चैनल पर डेली आती है, जिसमें हम डेली डिस्कस करते हैं कि आज के न्यूज़ पेपर में कौन कौन से ऐसे आर्टिकल हैं जो आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत ज़रूरी हैं। तो कुछ योजनाएं होंगी, कुछ यहाँ पे पुरस्कार दिए गए होंगे, कुछ खेल से संबंधित होंगे, कुछ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित भी होने वाले हैं। उसके साथ साथ कुछ ऐसे भी आर्टिकल्स होंगे जो आपकी इकोनॉमी, पॉलिटी और ज्योग्राफी से संबंधित होंगे। तो सबको हम यहाँ पे एक एक करके पढ़ने वाले हैं। पहला जो हमारा है बहुत इंपॉर्टेंट है। गुलजार साहब के बारे में सबने सुना होगा, उनकी जो है मूवीज़ भी देखी होंगी, उनके द्वारा लिखी गई या फिर जो है उनके द्वारा जो शायरी वगैरह होती है, शायरी वगैरह हम पढ़ते रहते हैं ना, बहुत अच्छी अच्छी उन्होंने चीज़ें लिखी हुई। तो गुलजार साहब की रचनाओं के लिए उनको जो है बहुत बड़ा पुरस्कार दिया जाने वाला है। आप में से कितने लोगों को ऐसा, गुलजार जो है जो नाम से जो है मुस्लिम समुदाय संबंधित है? नहीं, उनका जो है नाम था, क्या नाम था? हाँ, संपूर्ण सिंह कालरा। तो मुझे भी पहली बार पता चला कि उनका नाम जो है संपूर्ण सिंह कालरा था, लेकिन जो है किसी दूसरे नाम से फेमस रहे। तो इनके बारे में हम सारी जानकारी यहाँ पे देखें तो साहित्य आज तक एक नया जो है पुरस्कार दिया था। साहित्य आज तक मतलब जो है हिंदी भाषा में जितने लोगों ने भी साहित्य में रचनाएं की हैं आज तक, और जिनको जो है एक तरीके से रिकॉग्निशन नहीं मिला है, उनको यहाँ पे पुरस्कृत किया जाता है हमारे राष्ट्रपति जी के द्वारा। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, साहित्य आज तक 2024 गुलजार जी को होना चाहिए। गुलजार जी को मिलेगा आज तक साहित्य जागृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है इस बार जो है गुलजार जी को मिलने वाला है साहित्य से संबंधित। यह 6वां संस्करण है। इसका मतलब जो है बहुत पुराना नहीं है, अभी स्टार्ट किया गया है। तो यहाँ पे आयोजन इसका होने वाला है 22 से 24 जो है नवंबर को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम जो दिल्ली में आपका है, वहाँ पर इसका आयोजन होने वाला है। जैसा मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति जो है इस पुरस्कार को देते हैं, तो अभी हमारे राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जो है, ये इनको देने वाली है, पुरस्कृत करने वाली है। इसमें होता क्या, अगर बात करें क्या मिलेगा, तो 11 लाख रुपए मिलते हैं, एक प्रशस्ति पत्र मिलता है, और यहाँ पे एक जो चीज मिलती है वो है स्मारक पट्टिका। तो स्मारक पट्टिका, एक पत्र और 11 लाख रुपए जो है दिया जाता है। ठीक है, अगर बात करें गुलजार साहब के बारे में कि क्या इनको और भी पुरस्कार दिए गए हैं, बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने जो है मूवीज़ की स्क्रिप्ट लिखी है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन सी मूवीज़ इन्होंने लिखी है। आई थिंक चांद था, और जो रावी के पार, और तुम, चांद और मैं, ऐसे ऐसे करके इन्होंने मूवीज़ की स्क्रिप्ट लिखी है। वो मूवीज़ तो मैंने देखी नहीं है, फिर भी आप एक बार सर्च कर लेना। ठीक है, पद्म भूषण मिला है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी दिया गया है इनको, ऑस्कर से भी इनको सम्मानित किया गया है, ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो भारत में सर्वश्रेष्ठ एक तरह साहित्य का पुरस्कार होता है वो भी दिया गया है। आज तक अगर बात करें यहाँ पे जिसके पुरस्कार की बात करें, तो आज तक साहित्य जागृति सम्मान जो है 2023 में इसे शुरू किया गया था। ये 6वां संस्करण है, 6वीं बार यहाँ पे दिया जा रहा है। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर किसने शुरू किया था इसको, जागृति फाउंडेशन। तो जागृति फाउंडेशन के द्वारा इसको शुरू किया गया था 2023 में, साहित्य आज तक के नाम से, साहित्य आज तक के नाम से जागृति फाउंडेशन द्वारा 2023 में शुरू किया गया था। 6वां संस्करण हुआ है। इस बार जो है साहित्य के लिए जो गुलजार जी को यहाँ पर दिया जाने वाला है। इसके पहले भी बहुत सारे लोगों को दिया गया है। जैकी श्रॉफ को ऑल लिविंग थिंग्स एनवायरमेंटल फिल्म फेस्टिवल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो क्या नाम है इसका, जैकी श्रॉफ, आप जानते ही होंगे, बहुत बड़े अभिनेता हैं बॉलीवुड के। तो लिखा यहाँ पे ऑल लिविंग थिंग्स एनवायरमेंटल फिल्म फेस्टिवल, ऑल लिविंग थिंग्स एनवायरमेंटल फिल्म फेस्टिवल का जो है इनको यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। यहाँ पे बात करें अगर, यहाँ पे इसकी स्थापना जो है 2020 में की गई थी, सिनेमा के माध्यम से जलवायु जागरूकता बढ़ाना। तो इनको ये पुरस्कार इसलिए दिया गया कि सिनेमा के माध्यम से जलवायु परिवर्तन या जलवायु से संबंधित नई नई चीज़ों के बारे में लोगों को जागरूक किया है, या फिर जो लोगों को जो है सही रास्ता दिखाने के लिए इन्होंने एक तरीके से कार्य किया है, इसलिए इसको यहाँ पे दिया जा रहा है। आयोजन जो है 2024 का 22 नवंबर से 8 दिसंबर के बीच मुंबई में होने वाला है। ये इसका 5वां संस्करण है, 2020 से स्टार्ट किया गया है। तो ये 5वां 2024 में 5वां संस्करण है। ठीक है, याद रखना है कि जो है ऑल लिविंग थिंग्स एनवायरमेंट फिल्म फेस्टिवल का जो है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है जैकी श्रॉफ को। ये जो आयोजन है ये नियुक्त किया जाता है, जो चीज़ें 2020 से कंटिन्यू चल रही हैं, और इस बार जो है मुंबई में आयोजन होने वाला है, और ये 5वां संस्करण है। जो भी अभिनेता या जो भी व्यक्ति जो है
जलवायु से संबंधित काम करता है, इन्वायरमेंट से संबंधित लोगों को जागरूक करने का काम करता है, उनको यहाँ पे चयनित किया जाता है। अगला आर्टिकल हमारा है छत्तीसगढ़ का जो है बस्तर जिले के पास जो एक गांव है घुड़मारस को यूएन ने रिकॉग्नाइज किया है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण संगठन जो हमारा है उसने क्या किया, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव उन्नयन कार्यक्रम के लिए चुना है। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव उन्नयन के लिए चुना है। चुने जाने का रीज़न एक है कि वहाँ का जो पर्यावरण है बहुत अच्छा है, लोकल फूड जो है वहाँ का बहुत अच्छा है, और वहाँ पे जो है घूमने फिरने की चीज़ें बहुत सारी हैं, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का जो चीज़ें अलग इन्वायरमेंट है, उन सबको प्रमोट करने के लिए जो है यूएन ने रिकॉग्नाइज किया है और इसको यहाँ पे इस कार्यक्रम में शामिल किया है। नाम क्या है, छत्तीसगढ़ के बस्तर के पास जो है एक गाँव है घुड़मारस गांव, याद रखना है, ठीक है। अगर बात करें तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है ये। फिर क्या है, घने जंगल हैं, वन है, जानवर हैं, नदी है, समृद्ध जैव विविधता है, जिसको जो है लोग पसंद करते हैं घूमना। जैसे कोई बहुत टेंस्ड होता है, परेशान होता है, तो वो नई जगह घूमने जाना पसंद करता है। तो जब यूएन किसी चीज़ को ऐसे रिकॉग्नाइज कर देता है, लोगों को एक रेफरेंस जो है, एक नई जगह का रेफरेंस और मिल जाता है। तो यहाँ पे एक नई जगह ऐड हुई है, देखो यहाँ पे केवीएनपी में कुटुम्बसर, कैलाश, दंडक जैसी गुफाएं यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। गोंड जनजाति का हिस्सा है, धुरवा जनजाति का निवास स्थल भी है यहाँ पर ये, ठीक है। लोग यहाँ पे जाएंगे क्यों, ये जाते क्यों है, तो यहाँ पे जो है लोकल खाना या फूड वगैरह है। जैसा आप सुनते रहते हो कि छत्तीसगढ़ में क्या है, चींटियों की चटनी वगैरह बनाते हैं, गोंड जनजाति के द्वारा ही शायद बनाई जाती है चींटियों की चटनी। उसको नाम क्या दे, कुछ टाइम पहले बहुत ज़्यादा चर्चा में थी। लोकल फूड हो गया है, वहाँ पे संस्कृति या कल्चर जो है यहाँ के लोगों का थोड़ा सा अलग है, वो भी लोग देखने जाते हैं। प्राकृतिक रूप से जो है बहुत खूबसूरत जगह है, इसलिए यहाँ पे लोग जा रहे हैं। अब बात करें हम यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की, तो 1975 में इसकी स्थापना हुई है। मुख्यालय है मैड्रिड, स्पेन में। अगर बात करें सदस्य देश है 159, जिसमें भारत भी शामिल है। तो क्या है यहाँ पर, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन जो है 1975 में इसकी स्थापना हुई है। मैड्रिड, स्पेन में इसका मुख्यालय है। टोटल 159 मेंबर हैं, जिसमें कि भारत भी शामिल है। अगला आर्टिकल हमारा है विश्व बाल दिवस। कुछ दिन पहले हमने जो है 14 नवंबर को पढ़ा था, भारत का जो है बाल दिवस मनाते हैं चाचा नेहरू की जन्म तिथि के उपलक्ष्य में, क्योंकि उनको बच्चे बहुत पसंद थे। अब हम बात करेंगे विश्व बाल दिवस की। तो विश्व बाल दिवस की स्थापना या स्टार्ट इसलिए किया गया ताकि हम बच्चों के अधिकारों को जान सके, बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित नीतियाँ बनाएं, क्योंकि पहले जो है बच्चों को इतना ध्यान में रखा नहीं जाता था। तो यूएन ने सोचा कि भाई बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट एसेट होते हैं किसी भी देश के लिए, तो इनसे संबंधित नीतियाँ हों। इसलिए देखो, अगर आप आजकल जो है कोई क्राइम किसी एडल्ट के खिलाफ होता है तो हो सकता है 3 साल की सज़ा, 4 साल की सज़ा हो, लेकिन अगर वही किसी बच्चे के साथ कोई अपराध होता है तो वहाँ पे सज़ा का प्रावधान थोड़ा कठोर हो जाता है। तो इसलिए भी यहाँ पर बच्चों से संबंधित अगर कोई चीज़ इतने बड़े लेवल पे सेलिब्रेट की जाए तो हमें जानना है। प्रत्येक वर्ष जो है 20 नवंबर जो आज है मनाया जा रहा है, ठीक है। 1954 में शुरू हुआ था। 1954 में शुरू हुआ था इसको। विश्व भर में बच्चों के बीच अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता हो, जागरूकता हो, ठीक है, साथ में है बच्चों के कल्याण में सुधार हो। तो बच्चों के लिए सरकार जो है कदम उठाए, नई नई योजनाएं बनाए, इसके लिए भी इसको स्टार्ट किया गया था। अगर बात करें यहाँ पे महत्वपूर्ण तिथि क्यों है, 20 नवंबर को ही क्यों स्टार्ट किया गया, तो ये प्रोसेस बहुत पुराना है, पहले शुरू हुआ। देखो यहाँ पे जो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1959 में बाल अधिकारों की घोषणा को अपनाया, उसके बाद 1989 में बाल अधिकारों पर कन्वेंशन को अपनाया। फिर क्या है 2024 में थीम इसकी अगर बात करें, इस बार क्या रखा गया है, तो हर बच्चे के लिए हर अधिकार। तो 20 नवंबर एक तिथि क्यों है यहाँ पे इम्पोर्टेंट, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें जो है इसी दिन हुई थी, ठीक है। 1959 में बाल अधिकारों की घोषणा की, ठीक है। फिर क्या है 1989 में जो है यूएन ने क्या किया, बाल अधिकारों पर कन्वेंशन को अपनाया कि बाल अधिकारों पे हम कन्वेंशन भी करेंगे। और अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात करें कि भाई विश्व बाल दिवस जो 2024 का 20 नवंबर को मनाया जाता है, उसकी थीम क्या रही है, तो थीम क्या है, हर बच्चे के लिए हर अधिकार। हर बच्चे के लिए हर अधिकार, याद रखना है क्या है, हर बच्चे के लिए हर अधिकार। 2024 20 नवंबर विश्व बाल दिवस की थीम रही है। 1954
1954 से हम लगातार इसको मनाते आ रहे हैं। अगला आर्टिकल हमारा है नंदन कुमार झा को इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन का अध्यक्ष यहाँ पे बनाया गया है। तो नाम क्या है इनको? नंदन कुमार झा को इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन का जो है नया अध्यक्ष यहाँ पे नियुक्त किया गया है। लोगों कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिल जाएगा। बात करें इसकी, बहुत छोटा आर्टिकल है, बहुत ज़्यादा नहीं, बस नाम याद रखना है। भारत के कौन है? नंदन कुमार झा, इनको बनाया गया है इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन का अध्यक्ष। अब पढ़ लेते हैं हम इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट एसोसिएशन के बारे में। तो स्थापना है 19 अप्रैल और जो है 2005 में, मतलब नया संस्थान ही है ये। मुख्यालय है लाउजेन स्विट्जरलैंड में। यह माइंड स्पोर्ट्स, शतरंज, ड्राफ्ट्स, स्पोर्ट्स, पोकर, गो, बिज सहित 9 खेलों को शामिल करता है के संचालन और संवर्धन के लिए वैश्विक निकाय है। नाम क्या है? माइंड। तो जितने भी गेम्स ऐसे हैं जहाँ पर दिमाग का इस्तेमाल, फिजिकल एक तरीके से फिजिकली आप भले ही स्ट्रांग ना हो, मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। जैसे क्या है? शतरंज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। शतरंज में क्या होता है? आपका दिमाग बहुत तेज़ी से चलना चाहिए। ड्राफ्ट्स हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, पोकर वगैरह, गो शायद कोरियन ड्रामा में अगर आपने देखा होगा। तो ब्रिज सहित जो है बहुत सारे गेम्स यहाँ पे शामिल किए गए हैं जिसमें है इस्तेमाल किया था दिमाग का। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है संचार उपग्रह। संचार का मतलब होता है कॉलिंग्स वगैरह, मोबाइल्स जो एप्लीकेशंस वगैरह होते हैं जिनके माध्यम से हम कॉलिंग करते हैं, या फिर इंटरनेट वगैरह जो भी चल रहा है वो ढंग से चले, उसके लिए जो है बहुत सारे सैटेलाइट्स जो है स्पेस पे लगाए गए हैं। तो यहाँ पे एक नया सैटेलाइट जो है भारत ने लॉन्च किया है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि भारत ने जो है स्वदेशी रूप से लॉन्च नहीं किया है, उनको जो है दूसरी कंट्री में जाकर के लॉन्च कराना पड़ा। तो हम देखेंगे क्यों। तो GSAT-20 जिसका नाम है GSAT-N2 संचार उपग्रह है, जिसको जो है उन्नत संचार उपग्रह एक तरीके से मान सकते हैं। ये क्या करेगा? जैसे भारत हमारा ये है ना, इसके आसपास के एरिया की भी सारी चीज़ें बहुत सारी यहाँ पे हमारी लिए प्रोवाइड कराएगा। कभी कभी आप देखते हो माउंटेन्स में जा रहे हो या फिर कभी बहुत ग्रामीण इलाके में चले आते हो तो वहाँ पे नेटवर्क नहीं आते हैं, नेट नहीं चलता है, या फिर कॉलिंग में समस्या होती है, फ़ोन एकदम बिल्कुल काम करना बंद कर देते हैं। तो ऐसी समस्या ना आए इसके लिए संचार सुविधाओं को और अच्छा करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट ये है कि स्पेस एक्स का जो फाल्कन 9 रॉकेट है उसके माध्यम से लॉन्च किया गया है, क्योंकि इसका वेट जो है हमारे यहाँ पे जो भी लॉन्च करने वाले रॉकेट्स है वो जो है MK3 ठीक है, मैक 3 जो हमारा रॉकेट लॉन्चर है उसका मैक्सिमम वेट होता है कि 4100 kg तक वो जो है भेज सकता है स्पेस में। लेकिन इस जो रॉकेट का वेट था वो 4700 kg था, इसलिए जो है हमारे यहाँ पर स्वयं लॉन्च नहीं किया गया। स्पेस एक्स का जो है एक रॉकेट लॉन्चर जो है जिसका नाम है फाल्कन 9 रॉकेट, इसके माध्यम से जो है उपग्रह को लॉन्च किया गया है। ठीक है, प्रक्षेपण है अमेरिका के फ्लोरिडा में केप कैनावेरल से इसको लॉन्च किया गया है। जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, वजन कितना है? 4700। ठीक है, 4700 है इसका वजन। अगर 4100 या उससे कम होता तो हम भारत में उसको स्वयं ही लॉन्च कर देते। इसका मतलब है कि अभी हमें उपग्रह लॉन्चर में थोड़ा सा और जो है एक तरीके से चीज़ें करने की ज़रूरत है, ताकि हम जो है अगर कभी 5000 का 6000 किलोग्राम का जो है अगर उपग्रह भेज रहे हैं स्पेस में तो हमारे पास लॉन्चर तो होना चाहिए। ठीक है, इसलिए नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है बम चक्रवात। बम चक्रवात जो है मध्य अमेरिकी देशों में जो है एक तरीके से दस्तक देने वाला है। बोला जा रहा है कि इससे बहुत भारी नुकसान होगा। वहाँ पे तो पहले ही सारी तैयारियां हो रही हैं, बहुत भारी वर्षा करता है। होता यह है कि जो ठंडी और गर्म हवा के मिश्रण के कारण बहुत बड़ी मात्रा में जो है वहाँ पे बारिश होती है, एक तरीके से जैसे बादल फटते हैं ना, तो वैसा ही उसको बम चक्रवात के नाम से यहाँ पे बुलाया जाता है। देखो लिखा भी होगा यूएस के पश्चिमी तट पर, यूएस हमारा ये है तो ये पश्चिमी तट पर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। कनाडा के वैंकूवर द्वीप से लेकर ओरेगन कैलिफोर्निया सीमा के आसपास जो है जितना भी इलाका है ये सारा इससे प्रभावित होने वाला है। तीव्र मध्य अक्षांशी चक्रवात है, तो तीव्र है और क्या है? मध्य अक्षांशी चक्रवात है। तो जितने भी मध्य अक्षांश वाले एरिया हैं अगर कभी ऐसा चक्रवात होगा तो मात्र जो है इन्हीं वाले इलाकों में देखने को मिलेगा। इसको नाम दिया गया है बाम्बोजेनेसिस।
बॉम्बोजेनेसिस नाम क्यों दिया गया है? इसमें बोला जाता है कि एक ठंडी हवा, जैसे आर्कटिक ऊपर नॉर्थ हेमिस्फीयर से ठंडी हवा आती है और यहाँ की गर्म हवा से मिलती है, उसके बाद जो है बहुत बड़ी मात्रा में बादल बनते हैं और बहुत ज़्यादा तेज बारिश होती है। यहाँ पे जो है लगभग बिलियंस जो है टन पानी बरसने की उम्मीद बताई जा रही है, इसलिए इसको जो है बॉम्बोजेनेसिस बोला जाता है। ठीक है, देखो लिखा है 24 घंटे में कम से कम 24 मिली बार दाब में कमी आएगी और बिलियन यहाँ पे क्यूबिक टन वाटर यहाँ पे जो है बारिश के माध्यम से यहाँ पे इकट्ठा होने वाला है। ठीक है, नाम याद रखिएगा क्या है, बम चक्रवात कहाँ पर आएगा? यूएसए के पश्चिमी तट पर, वैंकूवर से लेकर के कहाँ पर था ये? कैलिफोर्निया, वैंकूवर से कैलिफोर्निया तक की सीमा पर मध्य अक्षांशीय जो भी प्रदेश है वहीं पर ये बनता है। इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है आपको, इसको जो है बॉम्बोजेनेसिस नाम से भी जाना जाता है। 24 घंटों में कम से कम 24 मिली बार दाब में कमी भी यहाँ पर देखी जाएगी। ठीक है, अगला आर्टिकल हमारा है कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड को जो है यहाँ पर एक तरीके से पर्यावरण को लेकर के बहुत सेंसिटिव अप्रोच अपनाने के लिए जो एक पुरस्कार दिया गया है, उसकी वजह से चर्चा में है। ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2024 जो है दिया गया है किसको? कोल इंडिया लिमिटेड को। लंदन में ये अवार्ड दिया जाने वाला है। किसने दिया है? द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने। द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने इसको दिया है कोल इंडिया लिमिटेड को। किस लिए? तो थैलेसीमिया बाल सेवा योजना के लिए। तो थैलेसीमिया एक बीमारी होती है, आई थिंक आपने पढ़ा होगा। तो बाल योजना एक इन्होंने लॉन्च की थी कोल इंडिया लिमिटेड ने, जिसकी वजह से जो है इनको सर्टिफिकेट मिला है। याद रखना है किसने दिया है? द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन जो है लंदन में है, उसने जो है कोल इंडिया को ये जो है सम्मान दिया है एक तरीके से, या फिर अवार्ड दिया है। अगर बात करें हम कोल इंडिया लिमिटेड की, स्थापना 1975 में कोयला मंत्रालय के तहत ये कार्यरत है। मुख्यालय है कोलकाता में। महारत्न कंपनी है, महारत्न जो है ये कंपनी है, मुख्यालय कोलकाता में है। 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। कोल मंत्रालय के तहत जो है इसको स्थापित किया गया है, यह कार्यरत है। ठीक है, भारत की महारत्न कंपनी है। याद रखिएगा किसने दिया है? ये ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड्स 2024 ये दिया गया है। ठीक है, आज का अगला आर्टिकल हमारा है संयुक्त विमोचन 2024। तो कौन सा अभ्यास है? ऐसे अभ्यास हम लगातार पढ़ते रहते हैं। तो है अभ्यास संयुक्त विमोचन 2024 बहुसंस्था आपदा राहत अभ्यास है। ये 18 से 19 नवंबर को हुआ है या होने वाला है कह सकते हैं। अहमदाबाद और पोरबंदर में आयोजित किया गया है। भारतीय सेना में दक्षिणी कमान की कोणार्क कोर द्वारा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा क्या है, संयुक्त विमोचन। इसका मतलब बस इतना है कि ये चाहते हैं कि जितनी भी हमारी अलग अलग सेनाएं हैं या अलग अलग सैन्य टुकड़ियां हैं वो आपस में एक तरीके से काम करना सीखें ढंग से, या फिर आपस में जो है एक तरीके से क्या बोलते हैं संयुक्त रूप से काम करना अच्छे से सीखें। कई बार होता है कि हमारी एक सेना तो ढंग से काम करी, या एक सेना के अधिकारी हैं या निम्न स्तर के अधिकारी हैं या उच्च स्तर के या बड़े अधिकारी हैं, उनको दूसरी सेनाओं से जो है ढंग से तालमेल नहीं बैठ पाता। तालमेल बिठा करके सारे काम करें। आयोजन कहाँ हुआ है? अहमदाबाद और पोरबंदर में भारतीय सेना में दक्षिणी कमान की कोणार्क कोर द्वारा। भारतीय सेना की जो दक्षिणी कमान है हमारी, कोणार्क कोर जिसका नाम है, उसके द्वारा इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, अगला आर्टिकल हमारा है वैश्विक मृदा सम्मेलन 2024। तो हाल ही में जो है वैश्विक मृदा सम्मेलन 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किया गया है। आई होप आप इनको जानते ही होंगे। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश संबंधित व्यक्ति हैं, बहुत ज़्यादा चर्चित रहते हैं। आयोजन संस्थाएं देखिए कि भाई इस जो प्रोग्राम आयोजित किया गया है इसको कौन कौन सी संस्थाओं ने मिलकर आयोजन किया है। तो इंटरनेशनल यूनियन, ठीक है, भारतीय मृदा विज्ञान सोसाइटी नई दिल्ली, एक ये शामिल है। कौन सी? भारतीय मृदा। अब वैश्विक मृदा सम्मेलन है, वैश्विक स्तर का है, हमारे यहाँ पर हो रहा है। तो जाहिर सी बात है सिर्फ और सिर्फ एक संस्था संभाल नहीं पाएगी, बहुत सारी संस्थाओं की जरूरत पड़ेगी। इसलिए यहाँ पे ऐड किया गया है भारतीय मृदा विज्ञान सोसाइटी जो नई दिल्ली में है। दूसरा है इटली कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली। तीसरा और लास्ट है राष्ट्रीय
कृषि विज्ञान अकादमी जो है नई दिल्ली में। तो 3 संस्थाओं के यहाँ पे सम्मेलन से है सम्मिलित रूप से किया गया है। पहला है इंटरनेशनल यूनियन के तत्वाधान, मतलब इनके साथ मिलकर के भारतीय मृदा विज्ञान सोसाइटी ने। दूसरा है इटली कृषि अनुसंधान परिषद के साथ जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है। तीसरा और लास्ट है राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी। तो इन तीनों ने मिलकर यहाँ पे रखा है। अगर बात करें इस थीम की, जब भी कोई ऐसा सम्मेलन होता है ज़्यादातर उनकी थीम होती है कि इस थीम को लेकर के हम काम करें। तो खाद्य सुरक्षा से परे, मिट्टी की देखभाल, जलवायु परिवर्तन समन और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं। तो हम ज़्यादातर पढ़ते हैं मृदा को बचाना है ताकि किसानी करे, खेती अच्छी हो। तो यहाँ पे इसका मूल जो है कि खाद्य सुरक्षा से परे मिट्टी की देखभाल। तो हमें जो है खाद्य सुरक्षा के अलावा भी मिट्टी की देखभाल करने की ज़रूरत है अन्य चीज़ों के लिए। उसमें क्या है, जलवायु परिवर्तन समन, जितना भी जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसको हम कम कर पाएँ, साथ में पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाएं भी हम यहाँ पर दे पाएँ। आज का आखिरी आर्टिकल हमारा है करीबा झील के बारे में। ये चर्चा में इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से सूख रहा है। इसका जो है जल स्तर बहुत तेज़ी से सूख रहा है, जिसकी वजह से बोला गया कि भाई ये जो बांध है, बांध को भी बंद कर दीजिए वरना उसका भी जल स्तर जो है बहुत कम हो जाएगा। तो भीषण सूखे के कारण जो है जल स्तर जो है बहुत यहाँ पे नीचे पहुँच गया है। जाम्बिया और जाम्बेजी जैसी जगहों पर आपको देखने को मिलेगा, इसका मैप नहीं लगा है। हाँ, जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर है ये। भीषण सूखे के कारण भीषण जो है गर्मी या सूखे के कारण जो है जल स्तर बहुत निम्न स्तर पर पहुंच गया है। करीबा बांध को पहली बार बंद करना पड़ सकता है। तो करीबा बांध ये है, यहाँ पे झील थी तो यहाँ पे इसको बोला कि इसको बंद कर देंगे वरना यहाँ से पानी जा रहा है यहाँ पर और लगातार सूख रहा है। अगर बात करें विशेषता की तो आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील और जलाशय। आयतन मतलब है सबसे ज़्यादा पानी अगर इसमें रखा जाए तो सबसे बड़ी है विश्व की आयतन की दृष्टि से, निर्मित है, मानव निर्मित झील है, मानव ने खुद बनाया है, प्राकृतिक नहीं है। ठीक है, कहाँ है? जाम्बिया और जिम्बाब्वे, दो सब जैसे नाम होते हैं। जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर है। जाम्बेजी नदी पर बांध बनाकर इसको बनाया गया है। निर्माण वर्ष मानव निर्मित है, तो जाहिर सी बात है भले ही झील है, जलाशय है, लेकिन बनाया है 1955 और 1959 के बीच। तो लगभग 4 सालों में बनाया गया है। बता दूं 1955 से लेकर के 1959 में बनाया गया है। जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर है ये। खतरनाक स्तर से जो खतरनाक लेवल पहुंच गया था, सूख रही थी बहुत तेजी से, तो बांध जो था उसको भी बंद कर दिया गया है। नाम क्या है? करीबा झील। करीबा झील कहाँ पर है? जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर। इतना याद रखना है, ठीक है। तो ये रहे हमारे सारे आज के आर्टिकल। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। वीडियो सारे टाइम से मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।